Good morning, students. This is economics lecture in continuation with the previous lecture of chapter number 2, 5-year plans, goals and achievement. And in today's lecture, we will discuss about success of 5-year plans, in which first we will discuss about increase in national income. National income is an important indicator of economic growth. अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है. तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट 5-year प्लान में हमारा टारगेट था कि हम लोगों ने अपनी नेशनल इनकम में 2.1% पर एनम के रेट से इंक्रीज करना है, बट वी अचीव्ड एन इंक्रीज ऑफ 4.6% पर एनम. तो इस अचीवमेंट से एनकरेज होके हम लोगों ने सेकंड से 10th 5-year प्लान के लिए अपना टारगेट जो है 5% का रखा, लेकिन ये टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ सेकंड और 10th प्लान में ही अचीव कर सके. इसके बाद 11th प्लान में 5-year प्लान में टारगेट वाज 9% increase 9% per annum increase in national income, but it was achieved only 7.5% per annum. And in 12th 5-year plan, the target was 8%, but we achieved only 6.7%. तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जितना हमारा टारगेट था हम लोगों ने उतना अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने हमारी जो स्टेग्नेशन के डेडलॉक को था उसको एक तरह से खत्म कर दिया. और अब जो इंडियन इकोनॉमी है, जो कि बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी, उसमें चेंज आ गया है. सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1925 to 1940 it was just 0.1%, and per capita income during 1947-48 it was just ₹230. लेकिन 5-year plans के साथ साथ इसमें जो है राइज होना शुरू हुआ. इनिशियली द राइज वाज वेरी लो. इन फर्स्ट 5-year प्लान इट वाज जस्ट 2.7% इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, बट during 11th plan it reached to 6%, and in 12th plan it was 5.7%. per capita income is an important indicator of economic growth, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमें ये बताता है कि लोगों के पास अब इनकम है जिसकी वजह से उनकी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अवेलेबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है. इट मीन्स लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना पॉसिबल हो रहा है. बट यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने लायक है कि पर कैपिटा इनकम जो है ये एवरेज बेसिस पे निकाली जा रही है, और जिसका मतलब ये है कि इसमें हम लोगों ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं लिया है. यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ईच एंड एवरी पर्सन के क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, बल्कि जो रिच पर्सन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और जो पुअर पर्सन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. As it is also one of the main objectives of 5-year plans to increase the savings and investments in the economy, and it is done. Like in first 5-year plan, savings was 9.5% of total national income, but in 11th 5-year plan it reached to 31.3% of the national income. And likewise investment in first 5-year plan it was 9.3%, and in 12th plan it reached to 33.3%, which means लोगों ने अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन सेविंग्स में सेव करना शुरू कर दिया, जिसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा था. So the next is institutional and technical changes in agriculture. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए 5-year प्लान्स में दो तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया, एक तो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू एंड सेकंड वन इज टेक्निकल चेंजेस के थ्रू. नाउ व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल में एक जमींदारी सिस्टम शुरू किया गया था, जिसमें कि जमींदार जो थे दे वर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ रेंट फ्रॉम द टिलर्स और फार्मर्स. लेकिन यहाँ पर क्या है, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया. अब जो रेंट है सीधा ही स्टेट ने टिलर से लेना था. सेकंड वन इज मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, की जो रेंट है इसको रेगुलर कर दिया गया, और ये जो रेंट है सीधा ही स्टेट गवर्नमेंट्स अपने फार्मर्स से रिसीव करेंगे. सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. सीलिंग मीन्स मैक्सिमम लिमिट. लैंड होल्डिंग्स के लिए मैक्सिमम लिमिट बना दी गई, और जिनके पास उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा लैंड थी उनसे परचेज करके उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया.
ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन किसानों के छोटे छोटे अपने खेत थे वो भी क्या थे, स्कैटर्ड थे, कि एक खेत जो है कहीं एक टुकड़ा कहीं है और दूसरा टुकड़ा कहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या किया गया कि उनकी होल्डिंग्स को एक जगह जो है कंसोलिडेटेड करने के लिए एक जगह की जमीन को गवर्नमेंट ने उनसे खरीद लिया और एक ही जगह पर उनकी जमीन को वहां पर उनकी होल्डिंग को बढ़ा दिया, जिससे कि उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसका कंसोलिडेशन हो जाए। सेकेंड वन इज टेक्निकल चेंजेस। गवर्नमेंट ने टेक्निकल चेंजेस के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पर हम लोग एक मेन जो है टॉपिक ले सकते हैं। 1960s में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी, जिसमें HY सीड्स का ज़्यादा यूज़ किया गया था। HY सीड्स के साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और इसकी वजह से इंडिया ने फूड ग्रेन के केस में सेल्फ सफिशिएंसी के ऑब्जेक्टिव को अटेन किया। 6th पॉइंट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्रीज जो थी दैट वर नेग्लिजिबल, लेकिन 5 ईयर प्लान्स की वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी शुरू हो गई, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 7% पर एनम की रेट से एक इंक्रीज देखा गया। इसके साथ साथ इंडिया में अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को भी स्टैब्लिश किया गया, जिसकी वजह से जो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी मशीनरी वगैरह है अब इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसकी वजह से लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी हैड इंक्रीज्ड। और इन सभी रीजंस की वजह से अब जो इंडियन इंडस्ट्री है ना, ये वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के फॉर्म में जानी जाती है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों को पता है कि 2 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक जिसकी वजह से इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं एंड द सेकंड वन इज जिसकी वजह से सोशल चेंजेस होते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस में जो है मेन आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके रेलवे जो है इंडिया में अभी वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया में है, जबकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली मुंबई टू थाने जो है मेन रेलवेज थी। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाए 1950 to 51 इट वाज 2300 मेगावाट, but now it has increased to 30,861 megawatt in 2017। इसी तरह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मेन हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन लेते हैं, जो कि लोगों की सोशल लाइफ में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी चेंजेस आए, जिसमें एक सबसे पहले लेते हैं डेथ रेट। डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जो कि 1951 में अगर पर 1000 लोगों के पीछे 27 लोगों की डेथ होती थी, 2016 में ये रेट कम होकर 6.4 पर 1000 रह गया है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये भी इसका भी एवरेज चेंज हो चुका है। In 2015, it is 68.3 years. Average life expectancy is now 68.3 years. But in 1951, it was just 32 years. इसके साथ साथ अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 3-fold और कॉलेजेट्स का नंबर 5-fold चेंज हुआ है, यानी कि जो लोग पहले स्कूल जाते थे उनमें 3 गुना और कॉलेज जाने वालों में 5 गुना लोगों की जो है एक तरह से इंक्रीज देखा गया है। So next point is employment. Employment generation is one of the main objective of our plannings. और employment generation काफ़ी ज़्यादा किया गया है। During 11th plan, near about during 2004 and 5, unemployment rate was 8.3%, but it reduced to 5.6% in 2011 and 12, और इसके साथ ही 12th 5-year plan में 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए प्लान्स बनाए गए। इसके साथ ही नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी प्लानिंग पीरियड के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। It was just 792 crore in 1948-49, but it increased to 40,31,719 crore in 2016 and 17। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम में हम लोग एक्सपोर्ट जो है रॉ मटेरियल का ज़्यादा कर रहे थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। अभी जो ट्रेड सर्कल है पूरी तरह से रेसिप्रोकेट हो चुका है। इंडिया से अब जो है
फिनिश गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है और यहाँ पर इम्पोर्ट सिर्फ हैवी इंडस्ट्रियल गुड्स को ही किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अभी तक हम लोगों ने पढ़े कि प्लानिंग की वजह से हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया, लेकिन हम लोग अचीवमेंट्स भी पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने जो भी प्लान किया उन्हीं टारगेट्स को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए। तो व्हाट आर द मेन फेलियर्स? फर्स्ट वन इज एब्जेक्ट पॉवर्टी। Poverty removal is the main objective of planning in India, but still 21.9% of Indian population is living below the poverty line, which is near about 50% of total world's poor population। यानी कि जो वर्ल्ड में अगर 100 लोग गरीब है तो उसमें से 50 गरीब लोग इंडिया में ही हैं, और इस तरह की पॉवर्टी की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी काफ़ी बैकवर्ड है। सेकेंड वन इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है सिर्फ एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसा था जिसमें इन्फ्लेशन रेट जो है थोड़ी कम आई थी, लेकिन इसके बाद के सभी प्लान्स में इन्फ्लेशन पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो इंडियन पॉपुलेशन है उसकी रियल इनकम अपनी जो है कंजम्पशन में ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सेविंग्स वगैरह के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं बच पाते। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग प्लान्स में जो है डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 53 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड, बट 11th प्लान तक 4 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड थे, और इसका मेन रीज़न इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को भी मान सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन जो टारगेट्स हमारे 5 ईयर प्लान्स में बनाए गए थे उनको पूरी तरह से अचीव नहीं किया गया है। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको शहरों से पक्की सड़क के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ अमीर लोगों के हाथों में ही रह गई है, जिसकी वजह से इंडिया में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को इक्वल करने के लिए रिजर्वेशन देती है, और रिजर्व पीपल को काफ़ी तरह की जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें अनइवन जो सिचुएशन है इसको अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी असाइनमेंट दी जाएगी और उसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। थैंक यू।